हाउसवाइफ्स को टैक्स नहीं देना पड़ता। 90% लोग यही जानते हैं। इसीलिए आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज हम जानेंगे कि एक हाउसवाइफ को कब टैक्स पे करना चाहिए, कब टैक्स नहीं पे करना चाहिए, और कैसे आप लीगली अपने टैक्स को सेव कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम इनकम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगेस्ट मिथ है कि हाउसवाइफ्स को टैक्स नहीं पे करना होता, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हाउसवाइफ्स जो कि घर में रहती हैं, जिनकी अपनी कोई भी इनकम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको टैक्स नहीं देना है, जैसे कि आप कोई अर्निंग नहीं कर रही हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, या फिर आपकी इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? इनकम टैक्स एक्ट में कुछ टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। अगर उन स्लैब में आपकी इनकम नहीं आती है तो फिर वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट मानी जाती है। जैसे कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करेंगे तो एग्जेम्पशन लिमिट होती है 4 लाख रुपए की। मतलब कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये एक अधूरा सच है। भले ही आपकी इनकम ना हो या फिर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, लेकिन फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। किन सिचुएशंस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है? अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपकी कोई बिजनेस इनकम है, फ्रीलांसिंग या फिर बिजनेस इनकम है, तो ये टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन के हेड में। इसमें आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए। रेंटल इनकम आ रही है तो ये टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। इंटरेस्ट इनकम है एफडी से या सेविंग बैंक से, जो कि हर हाउसवाइफ के केस में होती ही है, तो ये टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, रिलेटिव से आपको कोई भी गिफ्ट मिला है, या फिर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, या बाय विल आपको कोई भी कैश अमाउंट मिला है, तो जनरली हम लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं क्योंकि एग्जेम्प्ट होती हैं। लेकिन एग्जेम्प्ट होते हुए भी आपको अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, और अपने आईटीआर में प्रॉपरली अंडर द हेड एग्जेम्प्ट इनकम इन सारे हेड्स को दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली है, कोई बाय विल आपको कोई कैश मिला है, या फिर आपको रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है। स्टॉक मार्केट इनकम, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाती हैं, वहां पर आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां पर आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस केस में भी आपको अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम आ रही हो। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि इनकम तो वाइफ अर्न कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड के आईटीआर में क्लब होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, सेक्शन 64, जो कि क्लबिंग ऑफ प्रोविजंस के बारे में बात करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कुछ पैसे। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की उन्होंने एफडी बनवा दी। अब इस एफडी पर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। एफडी बनी हुई है वाइफ के नाम पर। 5 लाख की एफडी पर मान लेते हैं कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उस हिसाब से साल की इनकम हो जाती है 35,000 रुपए। अब क्योंकि 35,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है और ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो हाउसवाइफ्स अपना आईटीआर फाइल नहीं करती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो 35,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम है, ये हस्बैंड के आईटीआर में क्लब होनी चाहिए। ये 35,000 हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी, और हस्बैंड के ही आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी अगर हस्बैंड ने वाइफ के अकाउंट में पैसा लगाया हुआ है, जो डीमेट अकाउंट है वो वाइफ के नाम से चल रहा है, और वहां पर आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, तो उसको हस्बैंड अपनी आईटीआर में क्लब करेंगे, क्योंकि जो पैसा लगाया है वो हस्बैंड ने लगाया है, ना कि वो वाइफ की इनकम है। स्टॉक मार्केट में अगर गेन हो रहा है तो वो भी हस्बैंड की आईटीआर में क्लब होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी हस्बैंड की ही इनकम में क्लब होगा, और उसका बेनिफिट हस्बैंड ले सकते हैं,
लॉसेस को सेट ऑफ करके या लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके। सेम यही सिचुएशन म्यूचुअल फंड इनकम में भी है, वहां पर भी आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है और पैसा हस्बैंड लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। हाउसवाइफ हैं और आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की है, तो कुछ टैक्स टिप्स देख लेते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स स्मार्टली सेव कर सकती हैं। सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 80C किस लिए होता है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सेक्शन 80C सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। सेक्शन 80C आपको दो तरह से बेनिफिट देता है। पहला, ये आपका टैक्स बचाता है और दूसरा, ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। अगर आप आज की डेट में ये चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ भविष्य निधि बचा कर रखें, जिससे कि फ्यूचर में जब हम रिटायर हो जाएंगे और हमारे पास कोई जॉब नहीं होगा, उस समय पर हमारे पास एक बंधा बंधाया पैसा होना चाहिए जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें, तो इसके लिए सेक्शन 80C की हेल्प आप ले सकते हैं। इसमें हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसके लिए PPF है जिसमें कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और ये फ्लक्चुएट नहीं होता है आपके FD इंटरेस्ट की तरह। LIC है जो आपको भविष्य में एक लमसम अमाउंट देता है। देन NSC है, इसमें आप पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 10 साल है और मेच्योरिटी पीरियड इसका 21 साल का होता है। लेकिन अगर बेटी के 18 साल के हो जाने के बाद आप इसमें से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपका टैक्स भी बचाते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल की लॉक इन पीरियड वाली FD बनवा सकते हैं। दूसरा आता है सेक्शन 80D जिसमें कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। मेडिकल आजकल बहुत कॉस्टली हो गया है, कोई भी ऑपरेशन करवाना है, कोई सर्जरी है या फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं जो कि आपकी बीमारियों के खर्चे को तो कवर करेगा ही, साथ ही आपको टैक्स में भी छूट दिलवाता है। इसके बाद है कि आपको बहुत स्मार्टली प्लान करना है कि आपको न्यू रिजीम में जाना है या फिर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की इनकम है या फिर ऑनलाइन गेमिंग से इनकम कर रहे हैं या लॉटरी से विनिंग्स हो रही हैं, तो ये सब अलग से टैक्सेबल होती हैं और ये 12 लाख की लिमिट में कवर नहीं होती हैं। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और इसमें सभी तरह की इनकम्स कवर होती हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम्स हो या फिर कोई स्पेशल रेट वाली इनकम्स हो, जैसे कि विनिंग्स, क्रिप्टो या फिर स्टॉक मार्केट इनकम। आपकी इनकम के हिसाब से कौन सी रिजीम सही रहेगी ये आपको स्मार्टली चूज करना होगा। तो छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर पसंद आई हो तो सभी के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फीमेल्स या फिर हाउसवाइफ से रिलेटेड अगर आप और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।